नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ और विधान पार्षदों के साथ एक एक करके चाय पीनी पिलानी शुरू किया कि उन्हें अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में बुलाकर उसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। देखिए, पिछले साल ही अगस्त के महीने में 9 अगस्त को, मुझे वो तारीख भी याद है, जब नीतीश कुमार राजभवन गए थे, उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आना स्वीकार किया था और अब महागठबंधन की सरकार भी है। अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से अभी से ही भांपना शुरू कर दिया है। क्या माहौल है? हमारे साथ संजय गणेशम मौजूद हैं। क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है? क्या बात हो गई, अचानक बुला रहे हैं सबको? क्या आलोक जी, आपको भी जो शहर में खबर तैर रही है, चर्चाएं बहुत हो रही हैं कि नीतीश कुमार का मन फिर से डोल रहा है क्या? इस पर चर्चा करना चाहते हैं क्या? ये कई लोग बोल रहे हैं कि क्या बात है, कल सुशील मोदी भी चले गए थे। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संबोधन के बाद कुछ बातें तो स्पष्ट हुई है। नरेंद्र मोदी तो नाम ही नहीं लिया नीतीश कुमार का। मैं वही बात करना चाहता हूँ और इस बात को समझिए। इस बात को मैं फिर से कहता हूँ कि बीजेपी वालों को नीतीश कुमार अब भी अच्छे लगते हैं, ठीक है ना? नीतीश कुमार से प्रेम उनका टूटा नहीं है। खिलाफ में तो लेकिन बोलते ही हैं। नहीं, खिलाफ में तो बोलते ही हैं। और आपने देखा भी कि 2020 में जब सरकार बनी, उसके बाद जब तक सरकार गिरी नहीं, तब तक नीतीश कुमार के रास्ते में कांटे कैसे बिछाए गए। पहला दिन ही सुशील कुमार मोदी को रुखसत कर दिया गया, उन्हें नहीं बनाया गया। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बना दिया गया। फिर वैसे मंत्री भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी नीतीश कुमार के सामने, ठीक है? वो सवाल उठाने लगे, सवाल पूछने लगे। लेकिन बावजूद इसके इस बात को समझिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और जब लोकसभा चुनाव करीब आया है तो बीजेपी एक एक सीट की गिनती करता है। ये कह रहे हैं ना विपक्ष वाले, यदि हम 40 सीटें कम कर दें, 30 सीटें कम कर दें तो ये बहुमत के नीचे आ जाएंगे। तो बीजेपी को बिहार एक युद्ध प्रदेश दिखाई पड़ रहा है और यहाँ युद्ध बड़ा भीषण होना है। युद्ध बड़ा मतलब संग्राम जो है वो बहुत भीषण है। तो एक बात और आपको याद रखना चाहिए, अमित शाह ने पटना में ही कहा था, बिहार में 3 शक्तियां हैं, आरजेडी, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। जिधर ये 2 होते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। 2015 याद है, 2014 तो नीतीश कुमार अकेले लड़े थे। तो यह डर और भय तो समाये रहता ही रहता है। देखिए, हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी वाले अब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रदेश के नेताओं की बात छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी ने भोपाल में संबोधन किया, मेरा बूथ सबसे मजबूत। वहां उन्होंने देश भर के भ्रष्टाचारी नेताओं की गिनती करा दी, पार्टी का नाम ले लेकर 20 लाख करोड़ रुपए की बात कर दी, ठीक है? तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, जितनी पार्टियां थी सबों का नाम उन्होंने ले लिया और उनके नेताओं का भी नाम लिया, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार को भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट से बाहर रखा, ठीक है ना? देखिए, ये जरूर कहा गया कि पटना में फोटो सेशन हुआ, लेकिन जमावड़ा हुआ, पर नीतीश कुमार भ्रष्ट थे या भ्रष्ट हैं ऐसी बात नहीं कही गई। दूसरी बात, यह भी सवाल पूछा गया कि क्या आप इन्हें वोट इसलिए देंगे कि गांधी फैमिली, ममता बनर्जी के भतीजे, शरद पवार की बेटी लालू यादव के वंशज, ठीक है? तो उसमें भी नीतीश कुमार का भी नाम नहीं लिया गया, क्योंकि आपको पता है नीतीश कुमार परिवार की राजनीति से दूर है, उन्होंने परिवार में किसी को नहीं पढ़ाया। तो वहां से सवाल यह पैदा हुआ और तैरना शुरू हुआ, क्या बीजेपी अब भी नीतीश कुमार को पसंद करती है? अब देखिए, अमित शाह आ गए बिहार, मुंगेर के लखीसराय में उन्होंने नीतीश कुमार को पलटी मार जरूर कहा, पलटू राम जरूर कहा और यह भी कहा कि भ्रष्टाचारियों की जमात में, संगत में। देखिए, जमात और संगत कहा, नीतीश कुमार को भ्रष्ट नहीं कहा, ठीक है ना? और जहां तक पलटू राम की बात है, बीजेपी को भी पता है पलटी कौन मारता है, कौन नहीं मारता है। क्या उनके पास पलटी मारने वाले लोग नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए ना, जीतन राम मांझी पहुंच गए ना, चिराग पासवान पहुंच रहे हैं ना, पशुपति पारस है ना। तो यदि इनके इतिहास को भी देखिएगा तो
कितनी पलटी यह आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन अमित शाह ने भ्रष्ट नहीं कहा और अमित शाह ने यह भी नहीं कहा कि बिहार में काम नहीं हुआ है। उन्होंने ये कहा कि बिहार में जो काम हुआ है वो केंद्र के पैसे से हुआ है, लेकिन उस पर भी विवाद हो गया। अब देखिए, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह ने सीधी चुनौती दे दी कि मुंगेर में जो मेडिकल कॉलेज बना है, मुंगेर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, वो राज्य सरकार के पैसे से बना है। ठीक है ना? इसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं है। तो अमित शाह अपनी याददाश्त को ठीक करें। और यदि आपने गौर किया होगा कि नीतीश कुमार नाराज अधिक न हो, इसके लिए और किस बात का ख्याल रखा गया? लखीसराय के मंच पर आरसीपी सिंह भी मौजूद थे। आरसीपी सिंह कौन, आपको पता ही है। एक जमाने में आंख कान नाक सब कुछ थे। आरसीपी टैक्स का आरोप लगाया करता था आरजेडी, तो अब वे बीजेपी में चले गए हैं। तो अमित शाह ने मंच पर मौजूद प्राय सभी बड़े नेताओं का नाम लिया, लेकिन आरसीपी सिंह का नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। इस बात को समझिए। इसलिए ये चर्चाएं होती है कि बीजेपी को आज भी नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं। अब देखिए, जहां तक पॉलिटिकल सौदे की बात है, उपेंद्र कुशवाहा का सौदा तो हो चुका है, जीतन राम मांझी की बात भी हो चुकी है, लेकिन अमित शाह ने लखीसराय की सभा में यह नहीं अभी कहा कि हमारे अलायंस में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा आ चुके हैं। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा कहां से कहां मुलाकात तो हुई है ना? नहीं, मुलाकात देखिए, अरे मुलाकात तो भाई, अच्छा आप ये बताइए ना कि अमित शाह ने कहा कि पलटी मार है, अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। जिस दिन नीतीश कुमार का मन डोल गया तो बीजेपी कह देगी यह तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचारियों की जमात को छोड़कर लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बीजेपी के साथ चलने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार को सलाम करते हैं। नरेंद्र मोदी भी ट्वीट कर देंगे। नहीं, आपको पता है, हाँ 2017 में याद है ना, जैसे ही पहुंचे थे राजभवन, ठीक है ना। और आप देखिए, कल या परसों, जब कल ही की बात है, जब एसके मेमोरियल हॉल पहुंचे थे नीतीश कुमार, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ हो गए हैं, उन्हें बचा रहे हैं, या ये सवाल मैंने ही पूछा। हाँ, ये सवाल आपने ही पूछा था, लेकिन इस सवाल से नीतीश कुमार बचते दिखे इसके जवाब से। ठीक है, और उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं, कहा कि हाँ लोग बोलते रहते हैं, देखिए बोलना वो बोले। हाँ देखिए, अब नीतीश कुमार क्यों लगता है बीजेपी को कि ये कठिन राह के एक मजबूत नेता बन गए हैं, जो 2024 की राह कठिन है। भले आप कहते कि हम 400 पार, 350 पार, लेकिन चुनाव होता है। देखिए, बीजेपी को पता है कि 23 जून के पहले पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था, विपक्ष को जोड़ने वाला कोई नहीं था। राहुल गांधी अपने घर में, अरविंद केजरीवाल अपने घर में, शरद पवार अपने घर में, महबूबा मुफ्ती अपने घर में, उमर अब्दुल्ला अपने घर में, स्टालिन अपने घर में, ममता बनर्जी अपने घर में। लेकिन नीतीश कुमार ने सबको जोड़कर एक साथ बैठा दिया और पूरे देश में संयुक्त विपक्ष की बात होने लगी, 1 to 1 की फाइट की बात होने लगी। और ये खबरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब मिली होगी? जब वे अमेरिका में थे और अमेरिका में नरेंद्र मोदी का गौरव बढ़ा हुआ था और हिंदुस्तान के लोगों का भी सीना फक्र से चौड़ा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का वहाँ क्या सम्मान हुआ है। तो नरेंद्र मोदी ने देखा कि कोई एक व्यक्ति तो निकल पड़ा है, वो जेपी बनेंगे नहीं बनेंगे ये दूसरी बात है, 1977 की तरह परिस्थितियां नहीं है। और जेपी और नीतीश कुमार में बहुत फर्क है, क्योंकि जेपी को किसी कुर्सी की लालच नहीं थी। हालांकि नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन मुझे वैसे लोगों से लड़ना है जो इतिहास बदल रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन आपको पता है नीतीश कुमार ने पहले भी कुछ कहा था और फिर कैसे वे परिवर्तित हुए हैं। तो इसलिए राजनीति में परिवर्तन तो चलता रहता है, संभावनाओं का खेल है, हृदय परिवर्तन होता रहता है। और आपने यह भी देखा होगा कि बीजेपी ने 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे तब भी 22 सीटें ही जीती थी, लेकिन जब नीतीश कुमार 2019 में साथ आ गए तो एनडीए ने 39, 2014 में बीजेपी और अलायंस
31 सीटें, ठीक है ना। तो हालात और परिस्थितियां क्यों बिहार लग रहा है कि देखिए, बिहार में यदि किसी व्यक्ति की आप पहचान कराते हैं कि ये फलां है, तो दूसरा व्यक्ति जिससे आप मुलाकात करा रहे हैं वह पूछ देता है यह किस जाति का व्यक्ति है। और चुनावों के वक्त आप देखते भी हैं, तो नीतीश कुमार में कुछ तो है, ठीक है ना। और इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने कभी झटका दिया हो, देखिए, और अन्य पंक्तियों में होता चलता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यह बात सही है कि जो 2020 में सरकार बनी या फिर 2020 में चुनाव हुआ, तो नीतीश कुमार को मिटाने के लिए बीजेपी ने कोशिश किया पूरा। हाँ, वो मानते हैं, जो नीतीश कुमार कहते भी हैं कि चिराग पासवान को खड़ा किसने किया, छल किया गया हमारे साथ। छल किया गया मेरे साथ, और मेरी ताकत को और मुझे खत्म करने की साजिश रची गई। लेकिन बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार मिटे नहीं, और यदि नीतीश कुमार में कुछ न होता तो 2020 में मुख्यमंत्री बनाते ही नहीं। और आज भी जब यह चर्चा होती है कि नीतीश कुमार के मुकाबले बिहार में नेता कौन, देखिए, एक नेता तो और वह भी विपक्ष से ही तेजस्वी यादव उभर गए हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का वह तेजस्वी यादव ही लीड करेंगे। लेकिन आज देखिए बीजेपी में सम्राट चौधरी का उभार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी के उभार से उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से व्यथित होंगे। उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़कर गए बीजेपी में ताकि एक बड़ी जगह मिले, और बड़ी जगह मिले, और कुशवाहा जाति के वो सर्वोच्च नेता रहे हैं भी कह सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे और सम्राट चौधरी अध्यक्ष बना दिए गए, तो कहां से झटका लगा। तो राजनीति में खेल सह और मात यह चलता रहता है, और जब चुनाव आता है तो सिर्फ यह देखा जाता है कि हमारी जीत कैसे होगी। क्या बीजेपी ने कभी कश्मीर में पीडीपी के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाई थी? वह महबूबा मुफ्ती जो कहा करती थी घाटी में पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए। तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, और अपनी अपनी जीत सभी सुनिश्चित करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जो शुरुआती सवाल था कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जितना आगे बढ़ चुके हैं, वहां से यदि पीछे हटेंगे तो लंबी खाई है। और भरोसा भी, बिहार की जनता का जो बचा खुचा भरोसा है उसे भी गंवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में, और नीतीश कुमार और लालू यादव ने 23 जून की बैठक में आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और परिणाम भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, यदि फोटो सेशन हो रहा है तो सिर्फ पटना में नहीं हुआ। राहुल गांधी को कभी आपने पहले देखा 23 जून की बैठक के पहले कि वे ट्रक ड्राइवर के साथ सवार हो गए ट्रक पर। अभी आपने देखा कि वे दिल्ली में मोटर मैकेनिक के पास, मोटरसाइकिल बनाने वाले के पास पहुंच गए। आगे क्या हुआ कि आज ही नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाना था, तो वे मेट्रो में सवार हो गए, ठीक है ना। तो विपक्ष अब लड़ने को आगे बढ़ चला है। नीतीश कुमार यदि चाय पिला रहे हैं तो जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं कि क्या है, समझे। अपने विधायकों से जानना, अपने विधायकों से क्षेत्र में लोग क्या कह रहे हैं, क्षेत्र में लोग क्या, जनता के बीच क्या मैसेज है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं को नीतीश कुमार अब भी अच्छे लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि नीतीश कुमार साथ रहते या साथ हो जाते तो कहीं कोई लड़ाई थी ही नहीं, और विपक्ष को एकजुट करने वाला कोई दूसरा नेता है ही नहीं। नीतीश कुमार ने जो मुहिम छेड़ी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा झटका लगा है, एक रास्ते में कठिनाई दिख रही है। लेकिन नीतीश कुमार अब भी बड़े अच्छे लगते हैं बीजेपी नेताओं को, बड़े नेताओं को। इसलिए ये वजह है कि नीतीश कुमार भले ही दूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में भी नहीं है, और कुछ ज़्यादा खुलकर कटाक्ष भी नहीं हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? नीतीश कुमार अपने फैसलों से अक्सर चौंकाते हैं लोगों को, वो तो उनका फैसला हो। राजनीति संभावनाओं का खेल है, हम ये बार बार कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।